नाजरीन आदाब, मुंसिफ टीम में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं मुंसिफ न्यूज। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। महात्मा गांधी की 78वीं बरसी के मौके पर राजघाट पर बापू को खिराज अकीदत पेश किया गया। वजीर आला रेखा गुप्ता, LGV के सक्सेना समेत कई लीडर्स रहे मौजूद। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान खुसूसी सलाहियतों के हामिल तलबा ने गाना पेश किया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि वो हमेशा अवाम के दरमियान रहे हैं, इस इलेक्शन में भी जमकर करेंगे तशहीर। अजीत पवार, तैयारा हादसे की जांच जारी, पर फॉरेंसिक टीम और मुकामी पुलिस जाए हादसे पर मौजूद। अब खबरें तफसील से। महात्मा गांधी की 78वीं बरसी के मौके पर राजघाट पर खिराज अकीदत पेश किया गया। इस मौके पर वजीर आला रेखा गुप्ता, नायब गवर्नर VK सक्सेना, मरकजी वजीर मनोहर लाल और मरकजी वजीर संजय ने शिरकत की और गांधी जी के उसूलों और गैर तशद्दुद के पैगाम को याद करते हुए फूल चढ़ाए। तकरीब में मुल्क की सलामियत, अमन और इंसानियत के फ़रोग़ के लिए गांधी जी के किरदार को उजागर किया गया। बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान और वजीर आला नीतीश कुमार ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस दौरान महात्मा गांधी की कुर्बानियों और आज़ादी के लिए जद्दोजहद को याद किया गया। इस मौके पर दीगर कई लीडर मौजूद थे। सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर कुछ देर के लिए खामोश खिराज अकीदत पेश किया गया। अदालत के अफसरान और जजेस ने गांधी जी के गैर तशद्दुद, सच्चाई और अमन के पैगाम को याद करते हुए उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर अदालत के बाहर भी मामूल के मुताबिक तकरीबात का एहतमाम किया गया, जिनमें गांधी जी की शख्सियत और उनके उसूलों पर रोशनी डाली गई। कर्नाटक के वजीर आला सिद्धारामैया ने महात्मा गांधी की बरसी के मौके पर उन्हें खिराज अकीदत पेश किया। बेंगलुरु में मुनक्किदा तकरीब में वजीर आला ने फूल चढ़ाए और गांधी जी के गैर तशद्दुद, सच्चाई और अमन के पैगाम को याद किया। इस मौके पर मुख्तलिफ समाजी व तालीमी तंजीमों के नुमाइंदगान भी मौजूद थे, जिन्होंने महात्मा गांधी के उसूलों और अवामी खिदमत के पैगाम पर रोशनी डाली। दिल्ली से दिल को छू लेने वाला मंजर सामने आया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी के प्रोग्राम परीक्षा पर चर्चा के दौरान एक खुसूसी सलाहियतों के हामिल तलबा ने गाना पेश किया। इस मौके पर के एतमाद ने सबका दिल जीत लिया। कुछ करता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, बढ़ता चल, तू आगे बढ़ता चल, ऊपर वाला देख रहा है, फिर क्यों तू घबराता है, तेरा मन सच्चा है तो क्यों इतना कतराता है, ऊपर वाला देख रहा है, फिर क्यों तू घबराता है, तेरा मन सच्चा है तो क्यों इतना कतराता है, कर्म तू अपना करता चल, सच की राह पकड़ता चल, कर्म तू अपना करता चल, की राह पकड़ता चल, सारी दुनिया तेरे पीछे मुश्किलों से लड़ता चल, बढ़ता चल, तू बढ़ता चल, बढ़ता चल, तू आगे बढ़ता चल। शिवसेना UBT के रुकने पार्लियामेंट संजय राउत ने मरकज को जमकर तनकीद का निशाना बनाया। संजय राउत ने कहा कि चाहे महाराष्ट्र हो या मरकज, अपोजिशन लीडरों के साथ गलत बर्ताव किया जा रहा है। उन्होंने वाजे किया कि लोकसभा में राहुल गांधी और राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे लीडर ऑफ द अपोजिशन हैं और दोनों निहायत सीनियर रहनुमा हैं। संजय राउत के मुताबिक प्रोटोकॉल के तहत दोनों अपोजिशन लीडर्स को रिपब्लिक डे परेड में मुनासिब मुकाम और पूरा एहतराम दिया जाना था।
मैंने पहले भी कहा है, ये सरकार जो है, चाहे महाराष्ट्र की हो या चाहे केंद्र की, नेता प्रतिपक्ष के बारे में जो उनका रवैया है, ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं। राहुल गांधी जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, ये लीडर ऑफ अपोजिशन है लोकसभा में, राज्यसभा में, बहुत सीनियर नेता है, और प्रोटोकॉल के अनुसार दोनों विरोधी पक्ष नेता प्रतिपक्ष को सम्मान के साथ वहां उनकी जगह देनी चाहिए। लेकिन मैंने देखा है कि फर्स्ट रो सेकंड रो में ऐसे लोग बैठे थे जिनका कोई प्रोटोकॉल से संबंध नहीं, और राहुल जी और खड़गे साहब पीछे बैठे हैं। ये दिखने में बहुत ही विदारक चित्र था लोकतंत्र के लिए, प्रोटोकॉल के लिए। लेकिन ये लोग करते, महाराष्ट्र में तो अब एक कानून ला रहे कि किसी भी हालत में विधानसभा और विधान परिषद में अपोजिशन को नेता नहीं मिलना चाहिए, नेता प्रतिपक्ष नहीं मिलना चाहिए, इसलिए लोग कानून बना रहे। ये उनकी लोकतंत्र के बारे में। केरला में इंतखाबी सरगर्मियां जारी हैं। इस दौरान कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट शशि थरूर ने कहा कि वो हमेशा अवाम के दरमियान रहे हैं और गुज़िश्ता इंतखाबात में 56 हलकों में मुहिम चलाने का तजुर्बा रखते हैं। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि इस बार वो और भी ज़्यादा हलकों में काम करेंगे ताकि वोटरों तक सही पैगाम पहुँचाया जा सके और अवाम की ज़िंदगियों पर मुस्बित असर डालने का मौका मिल सके। But I've always been there. I mean, people seem to overlook the fact that in the last elections I campaigned in 56 constituencies. That doesn't change, no? So I'm going to be hopefully adding even more to that list of constituencies that I can reach during this time. It's very, very important that we send the right message to the voters and at the same time to have an opportunity really to make a significant impact in the lives of people. We've just seen the Kerala state budget yesterday. They made all sorts of far-fetched promises at a time when they have no money to fulfill these promises. And I really worry that, already the Kerala growth model has been replaced by a Kerala debt model. We can't incur more debts. We actually need to be able to deliver well-being to the people. But we need for that economic growth, so revenues can be generated through growth. And for that, we also need more investment. We have to be much more open to business than Kerala has been in recent years. There's a lot to be done. And I'm certainly hoping that with a change of government 3 months from now, we will be able to see some very positive. केरला असेंबली में अपोजिशन लीडर वी.डी. सतीशन ने कहा कि शशि थरूर कांग्रेस का फ़ख्र है और आइंदा असेंबली इंतखाबात में मुहिम के दौरान उनका चेहरा तमाम 140 हलकों में नजर आएगा। सतीशन के मुताबिक थरूर की शमूलियत मुहिम को मजबूत बनाने और अवामी हिमायत हासिल करने में अहम किरदार अदा करेगी। അല്ല, അദ്ദേഹം സജീവമാണല്ലോ, നേരത്തെ തന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞല്ലോ, അദ്ദേഹം സജീവമാണ്, മനസ്സിലായേ? അദ്ദേഹം ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുഖം കേരളത്തിലെ 140 നിയോജകമണ്ഡലങ്ങളുണ്ടാവും. ശശി തരൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു വിശ്വപൗരനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിയാണ്, കോൺഗ്രസിന്റെ അഭിമാനമായിട്ടുള്ള ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം വിദേശ സർവീസിൽ നിന്ന് വന്ന ഒരാളാണ്. അദ്ദേഹം ഈ ലോകം അറിയപ്പെടുന്ന എഴുത്തുകാരനാണ്. അദ്ദേഹത്തെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വലിയൊരു സമൂഹം കേരളത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിലുണ്ട്. അവരുടെ ഇടയിലേക്ക് അദ്ദേഹം വരികയാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ UDF-ന് പിന്തുണയുമായിട്ട്. ബാക്കി ഞാൻ നിങ്ങളെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, അതെല്ലാം തെറ്റായ വാർത്തകളാണ്, അടിസ്ഥാനമില്ലാത്ത വാർത്തകളാണ്, വെറുതെ LDF ക്യാമ്പിൽ നിന്ന് പ്രചരിപ്പിച്ച വാർത്തകളാണ്. ആ വാർത്തയ്ക്കൊന്നും അടിസ്ഥാനമില്ല. അദ്ദേഹം UDF-നെ 100 സീറ്റിലധികം വാങ്ങി തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഞങ്ങളുടെ പോരാട്ടത്തിന്റെ മുൻനിരയിൽ। केरला से सियासी बयान सामने आया है। कांग्रेस रहनुमा KC वेणुगोपाल ने केरला के बजट पर कहा कि ये LDF हुकूमत का आइंदा असेंबली इंतखाबात के लिए इंतखाबी मंशूर है और इसकी कोई और ख़ास अहमियत नहीं है। वेणुगोपाल के मुताबिक बजट के इक़दाम दरअसल सियासी फ़वाइद के लिए तरतीब दिए गए हैं, न कि अवामी मफाद के लिए। ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണി സർക്കാരിന്റെ മാനിഫെസ്റ്റോ ഇന്നലെ വരെ പുറത്തിറക്കി. ഈ മാനിഫെസ്റ്റോക്കപ്പുറത്ത് അതിന് ഒരു പ്രാധാന്യവും കൽപ്പിക്കേണ്ടതായിട്ടില്ല. 5 കൊല്ലം മുമ്പ് അവരിറക്കിയ മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അവർ പറഞ്ഞ 2500 രൂപ പെൻഷൻ കൊടുക്കുന്ന ക്ഷേമ പെൻഷൻ 5 കൊല്ലം അവർ ഭരിച്ചിട്ടും ഇന്നലെ പറയുമ്പോൾ എന്താണ് 2000 രൂപ. അപ്പൊ 5 വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞ മാനിഫെസ്റ്റോ പോലും നടപ്പിലാക്കാത്തവര് ഇപ്പൊ ഈ ബഡ്ജറ്റിലൂടെ ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ കൂടി പുറത്തിറക്കി. അതിനപ്പുറം പ്രാധാന്യം എന്താ ഉള്ളത്? ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടപ്പിലാക്കണം എന്നുള്ള ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടായിരുന്നുവെങ്കിൽ ഈ സർക്കാർ അതിന്റെ ഫോർമാലിറ്റീസ് എങ്കിലും തീർത്തിട്ട് വേണമായിരുന്നു പ്രഖ്യാപിക്കാൻ. ഇതൊരു പ്രഖ്യാപനം കൊണ്ട് മാത്രം ശമ്പള പരിഷ്കരണം നടക്കുമോ? അടുത്ത സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഒരുപാട് പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ലോട്ടറി ടിക്കറ്റിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കുന്നത് പോലെ ഒരു ടിക്കറ്റ് എടുത്താൽ ജനം അത് കേട്ടിട്ട് ഇവർക്ക് ലോട്ടറി എടുക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നു വിചാരിക്കും. തെറ്റല്ലേ? അതുകൊണ്ട് അതിനകത്തൊന്നും കാര്യമില്ല. ഇത് വെറും പൊള്ളയായിട്ടുള്ള ബജറ്റായിരുന്നു. അവർക്ക് പറയാനുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങളെ വീണ്ടും കബളിപ്പിക്കാനുള്ള ഒരു മാനിഫെസ്റ്റോ റിലീസ് ചെയ്തു, അപ്പുറം ഒന്നുമില്ല ഇതിനകത്ത്.
ഉദാഹരണം അങ്ങനെ അങ്ങനെയല്ലെന്ന് ക്ഷേമ പെൻഷൻ 2500 പറഞ്ഞത് മാനിഫെസ്റ്റോയിൽ അത് നടപ്പിലാക്കില്ല. പിന്നെ ഞാൻ MC റോഡ് 4 വരി പാത. महाराष्ट्र के नायब वजीर आला अजीत पवार का गुज़िश्ता दिनों तैयारा हादसे में इंतकाल हो गया। इस हादसे की हर जाविये से तफ्तीश जारी है। हादसे की जगह पर फॉरेंसिक टीम और मुकामी पुलिस मौजूद है ताकि मुकम्मल तहकीकात की जा सके और हादसे की वजूहात मालूम की जा सके। नायब वज़ीर आला अजीत पवार के करीबी साथी किरण ने कहा कि अजीत दादा की आखिरी ख्वाहिश ये थी कि पार्टी में इंजमाम हो और ख़ानदान मुत्तहिद रहे। किरण के मुताबिक अजीत पवार चाहते थे कि सियासी इत्तेहाद और ख़ानदानी हम आहंगी कायम रहे ताकि अवामी खिदमत का अमल जारी रह सके। हमारी इच्छा है, दादा की अंतिम इच्छा भी यही थी कि होना चाहिए, सब एक होना चाहिए, सब एक होना चाहिए। इलेक्शन के बारे में हम बोल रहे थे कि आगे जाके कैसे करेंगे। वहाँ आने के बाद उनको कुछ पेपर चाहिए थे कि आगे की जो हमारे प्लानिंग थी उसके बारे में, इसलिए मैं देने गया था। लेकिन जो हो रही थी बात वो फैमिली इंटर फैमिली में हो रही थी और वो पॉजिटिवली हो रही थी। हाँ, दादा की अंतिम इच्छा ये, मैं दादा की इच्छा बता रहा था। उन्होंने आखिरी तो मुझे कहा। बीजेपी रहनुमा नवनीत राणा ने अजीत पवार की अचानक मौत पर अपना रद्द-ए-अमल दिया। उन्होंने कहा कि दादा अपनी जुबान के पक्के थे। उन्होंने कहा कि उनकी मौत से महाराष्ट्र को बड़ा नुकसान हुआ है। मुझे लगता है कि जिस तरीके से अजीत दादा ने इस क्षेत्र में, राजकारणी क्षेत्र में कोई ऐसा नेता नहीं होगा जिनको कभी ना कभी कहीं ना अजीत दादा ने साथ नहीं दी होगी। काम के पक्के, शब्दों के पक्के, मुझे लगता है ये सिर्फ बारामती के लिए नहीं और या सिर्फ उनके पक्ष के लिए नहीं, हम जैसे जो युवक हैं इस क्षेत्र में, हमारे ऊपर भी उनका बहुत ज़्यादा आशीर्वाद शुरुआत से रहा है। तो मुझे लगता है पूरे महाराष्ट्र का बहुत बड़ा नुकसान और धक्का है। नहीं, मुझे इतना ही पता है कि अजीत दादा अपने शब्दों के बहुत पक्के थे और शब्दों के लिए उन्होंने जिया है। उनके शब्द थे कि मैं आखिरी सांस तक काम करूंगा। तो शायद उनका बारामती से इतना प्रेम था कि आखिरी सांस भी उनकी बारामती में ही गई। तो मुझे लगता है अजीत दादा जैसा नेता होना अब नहीं हो सकता है। क़तर के वज़ीर ख़ारजा सुल्तान बिन साद दिल्ली पहुँच गए हैं ताकि भारत और अरब ममालिक के दूसरे वज़राए ख़ारजा इजलास में शिरकत करें। इस मुलाकात का मकसद दो तरफ़ा ताल्लुक़ात को मजबूत करना, तिजारती और इक़्तिसादी ताउन को फ़रोग़ देना और ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के अमूर पर बातचीत करना है। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट शशि थरूर ने भारत यूरोपीय यूनियन के आज़ाद तिजारती माहदे पर कहा कि ये माहदा बरामद कुनिंदगान के लिए फ़ायदेमंद है और इससे नई मुलाजिमतें पैदा होने का इम्कान है। थरूर के मुताबिक इस माहदे से न सिर्फ इक़्तिसादी तरक्की होगी बल्कि मुल्क में रोज़गार के मौके भी बढ़ेंगे। For me, very many good things are there. I think that it will be good for Indian exporters. What is most important for us is to see that with this economic growth also goes up and perhaps new jobs can be generated. If you are now going to be producing more items for Europe than you used to in the past because the market is growing and the terms are more favorable, then you will employ more people. So once again, jobs are a very important consideration. To my mind, if we can actually engage larger portions of our population in this, the FTAs are a very good idea because the whole idea is you multiply your channels and your options diplomatically and geopolitically, but equally you create greater opportunities for export, and in that process you create more avenues for manufacturing at home. Because if you have more to export, you need to produce more, and to produce more, you need to employ more, so it's all around benefit. I think this is very much the right way to go, to conclude FTAs with as many countries as possible. बिहार के नायब वज़ीर आला विजय सिन्हा ने कहा कि अपनी पहली इंतखाबी जद्दोजहद में उन्होंने सियासत के साथ साथ माफिया और जराइम पेशा नासिर का भी डट कर मुकाबला किया। उन्होंने साबिक़ वज़ीर आज़म अटल बिहारी वाजपेयी के अल्फाज याद करते हुए कहा कि अज़म और हौसले के साथ आगे बढ़ने वाले को कोई नहीं रोक सकता और जीत हमेशा बहादुरी से आगे बढ़ने वालों की होती है, इसीलिए उन्हें किसी बात की फिक्र नहीं है। समझता हूं कि जो बिहार में बदलाव चाहते हैं, उस गरीबों के बहते हुए आंसू को पोंछना चाहते हैं, उस महिला को जो बच्चे लेकर सिसक रही है और उसके जमीन कब्जा कर रहा है, जिसमें थोड़ी सी भी मानवता होगा, संवेदनशीलता होगा,
वह इस तरह के जो विभाग के द्वारा कदम उठाए गए हैं, भूमि सुधार जन कल्याण संवाद, उसका विरोध नहीं करेंगे। इसका विरोध वही लोग करेंगे जो कहीं न कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दलाल, बिचौलिए और भूमाफिया। बीजेपी रहनुमा शहजाद पूनावाला ने मगरबी बंगाल हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि मगरबी बंगाल हुकूमत माँ, माटी और मानस के लिए नहीं बल्कि बदउनवानी के फ़रोग़ के लिए काम करती है। शहजाद पूनावाला ने अवाम को खबरदार किया कि हुकूमत की ये पॉलिसी मुल्क की तरक्की और अवामी मफाद के लिए नुकसानदा है। आज टीएमसी की सरकार, जिसका घुसपैठिया प्रेम चरम पर है, वो माँ, माटी, मानुष के लिए नहीं, बलात्कारी, भ्रष्टाचारी, बाबरी और भारी बचाव के लिए काम करती है। और जो कलकत्ता हाईकोर्ट का निर्देश आया है कि इंडो बांग्लादेश बॉर्डर की फेंसिंग के लिए तुरंत प्रभाव से लैंड को बीएसएफ को दिया जाए, और वो भी एक टाइम बाउंड मैनर में, ये दिखाता है कि कैसे टीएमसी की सरकार घुसपैठियों को बचाने का प्रयास कर रही थी। इंडो बांग्लादेश बॉर्डर पूरा सील हो चुका है, फेंसिंग हो चुकी है, केवल बंगाल का पोर्शन बाकी था। कई बार आग्रह करने पर भी वो जमीन नहीं दे रहे थे। वो बीएसएफ का विरोध करते हैं, बीएसएफ के जवानों को गालियां बकते हैं। जब एसआईआर होता है, डिटेक्ट डिलीट डिपोर्ट करने की बात होती है घुसपैठियों को, अवैध वोटरों को, तो ये लोग रोते हैं, इलेक्शन कमीशन पर हमला करते हैं। और हमने देखा है ना कि जब सीजीआई भी रोहिंग्याओं पर बोलते हैं तो कल्याण बैनर्जी किस प्रकार से सीजीआई को गालियां देते हैं। तो ये वही पार्टी थी जो 2005 में घुसपैठियों को निकालने के पक्ष में थी। आज वोट बैंक नीति को राष्ट्र नीति के ऊपर रखती है, इसलिए घुसपैठिया बचाव कर। बीजेपी रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कौमी सलामती जैसे हसास मसले पर भी अगर किसी रियासती हुकूमत ने सियासत की है तो मगरबी बंगाल हुकूमत इसकी मिसाल है। नकवी के मुताबिक रियासत में सरहदी तहफ़्फ़ुज़ को मजबूत बनाया जाना चाहिए और जो गैर कानूनी अनासिर और मुखालिफ कौमी ताकतें आज़ादाना तौर पर हरकत कर रही हैं उन्हें काबू में लाकर रोका जाना ज़रूरी है। मुझे लगता है राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी अगर कोई राज्य की सरकार सियासत कर रही है तो उसका उदाहरण पश्चिम बंगाल की सरकार है, जो वहाँ पर जो है वो तार लगने चाहिए। जिस तरह से वहाँ घुसपैठियों और जो राजद्रोही ताकतों का जो आना जाना जो है वो पूरी तरह से ओपन तरीके से हो रहा है, उस पर जो है वो कंट्रोल होना चाहिए, रोक लगनी चाहिए। उसके लिए जो व्यवस्था होती है उस व्यवस्था पर भी जो है वो आप सियासत करेंगे और उसको भी पूरा नहीं होने देंगे तो ये। मगरबी बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद ने कहा कि हालिया हादसा बहुत अफसोसनाक और हैरानकुन है जिसने सबको गहरे सदमे में डाल दिया है। गवर्नर के मुताबिक हादसाती नहीं होते और मुताल्लिक़ा हुक्काम को इसका जायज़ा लेकर मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के दोबारा रोनुमा होने से रोकने के इक़दाम करने चाहिए। Very unfortunate, shocking. It puts all of us in deep sorrow. Accidents are not accidental. We should incur into that and take steps to see that such instances do not occur in future. Government and authorities should have a thorough relook into the safety measures that are taken in such places. Accidents are not accidental. That is for the investigating agencies to establish. The message has already been given. Sabko sanmati de Bhagavan. बीजेपी रहनुमा मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि वज़ीर आज़म ने वाज़ेह तौर पर कहा है कि हल्का हिस्सा बने, रुकावट की कहानी ना बने। लेकिन बदकिस्मती से कुछ अनासिर जो एक डूबती हुई ख़ानदानी सियासत की कश्ती पर बैठे हैं, हल्का हिस्सा बनने के बजाय रुकावट बने हुए हैं। नकवी के मुताबिक ये रवैया जमहूरी अमल और अवामी तरक्की के लिए नुकसानदा है। प्रधानमंत्री जी ने एक बात बहुत साफ कही है कि आप समस्या के समाधान का हिस्सा बनिए और व्यवधान का किस्सा मत बनिए। लेकिन अफसोस की बात है कि जो डायनेस्टी के डूबते जहाज़ पर बैठे हुए डपोरशंख समस्या के समाधान का हिस्सा बनने के बजाय व्यवधान का किस्सा बनने में लगे हुए हैं। और इस बात को वो आज भी डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे हैं कि पूरी दुनिया के इस संकट और कंटक के दौर में नरेंद्र मोदी जी मजबूती के साथ, मजबूत राष्ट्रवादी इच्छा शक्ति के साथ, दूरदर्शी सोच के साथ जो है वो लाए हैं तूफ़ान से कश्ती निकाल के। लेकिन जो इस डायनेस्टी के डूबते जहाज़ पे बैठे हुए डपोरशंख हैं उनको जो है वो चीज़ें समझ नहीं आएंगी और वो जो है वो हर दिन जो है वो खुद अपना जो है वो बंटा था।
वज़ीर आला रेखा गुप्ता ने सेंट्रल विस्टा के करीब पार्क स्ट्रीट रिसीविंग सब स्टेशन का इफ्तिताह किया। इस इफ्तिताह से शहर में बिजली की सप्लाई बेहतर होगी और मुकामी इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। वज़ीर आला ने कहा कि ये मनसूबा शहरी सहूलियात को बेहतर बनाने के हुकूमती अज़म की अलामत है। बहुत बहुत बधाई देती हूँ दिल्ली मेट्रो को, जो आज यहाँ इलेक्ट्रिक रिसीविंग सब स्टेशन बनाया गया है, जो हमारी बहुत सारी मेट्रो लाइंस को यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी के लिए फीड करेगा और बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक के साथ में ये बनाया गया। यहाँ पे ये पहले 2010 में बना था और उसके बाद में जब सेंट्रल विस्टा बना तो इसको यहाँ से रिप्लेस करना जरूरी हुआ। तो जब रिप्लेस किया गया तो आज ये मात्र 18 महीने के कार्यकाल में इसको पूरा करके खड़ा किया गया और आज की अपडेटेड टेक्नोलॉजी के साथ में इसको बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सुंदर तरीके से कैसे दिल्ली की मेट्रो लाइंस निर्बाध काम कर सकें, किसी भी तरह की इलेक्ट्रिसिटी की प्रॉब्लम उन्हें ना हो, उस तरीके से इस पूरे सब स्टेशन को डेवलप किया गया है। मुझे खुशी है कि दिल्ली मेट्रो एक विश्वास का दूसरा नाम बनी है पूरे देश में, पूरे विश्व में। और दिल्ली मेट्रो ने जिस तरीके से काम किया है कि आज हम पूरे शहर में जब 500 किलोमीटर की लाइंस पे आगे बढ़ रहे हैं, वहां पे पूरी तरीके से विश्वसनीय तरीके से काम करते हुए दिल्ली कांग्रेस ने मनरेगा बचाओ संग्राम यात्रा का इनेकाद किया। इस मौके पर दिल्ली कांग्रेस के सदर देवेंद्र यादव और सीनियर रहनुमा जयराम रमेश ने खिताब किया। तकरीब में अवाम को मजदूरों के हकूक, रोजगार के मौके और सरकारी स्कीमों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगाही दी गई, जबकि कांग्रेस रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि देही रोजगार और मजदूरों के मफाद के इक़दामात को यकीनी बनाया जाए। ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು 1948 30ನೇ ತಾರೀಕು ಜನವರಿ 30ನೇ ತಾರೀಕು ಹುತಾತ್ಮರಾದಂಥ ದಿನ. ಆ ದಿನವನ್ನು ಇಡೀ ದೇಶದ ಜನ ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ದೇಶಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದಂಥದ್ದು, ಸೇವೆಯನ್ನು ಸ್ಮರಿಸ್ಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ದಿನ. ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ದಕ್ಷಿಣ ಅಮೆರಿಕದಿಂದ मौलाना शहाबुद्दीन रिजवी ने हेमंत बिस्वा शर्मा को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्वा शर्मा एक अजीब मनसब पर फाइज है, उनको इस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। इलेक्शन होने वाले हैं जिसके चलते वो हिंदू मुस्लिम काट खेल रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत कुमार शर्मा मुसलमानों की दुश्मनी में, मुसलमानों के विरोध में इतना उतर आए हैं कि वो कुछ भी नहीं देख रहे हैं कि वो कितने बड़े मनसब पर बैठे हुए हैं, मुख्यमंत्री हैं, और मुख्यमंत्री होने के नाते हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी उनके ऊपर आयद होती है। और वो जब से बैठे हैं, मुख्यमंत्री बने हैं, इस पूरे 5 साल के कार्यकाल में उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ ही काम किए हैं। अभी मौलाना बदरुद्दीन अजमल ने उनको मियाँ कह दिया तो वो तिलमिला गए। तो जब दूसरों को निशाना बनाओगे तो पलट करके आपको भी कहा जाएगा, तो आपको भी बर्दाश्त करना। मुंसिफ न्यूज़ में अब तक के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।